हेलो दोस्तों, ईआरडीओ इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बारीकियों को बताना है, जिसका उल्लेख मैटी की किताबों में मिलता है। ईआरडीओ की हमेशा से ये कोशिश रही है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को इसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया जाए। हमारा मकसद किसी संगठन या व्यक्ति विशेष की भावनाओं को आहत करना नहीं है। मैं डॉक्टर असलम, मिर्ज़ापुर, यूपी से। आज का विषय है कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इसकी उपयोगिता। अपने पिछले वीडियो इसेंस ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार महात्मा मैटी ने पैथी का नाम इलेक्ट्रो होम्योपैथी रखा और अपने सिस्टम को लक्षणों से आगे बढ़ाकर कॉन्स्टिट्यूशनली और ऑर्गन वाइज किया। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में किसी भी रोगी की चिकित्सा रोगी के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर की जाती है, या ये कहें कि महात्मा मैटी ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर की है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक इलेक्ट्रो होम्योपैथ को कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी समझ होनी चाहिए। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में कॉन्स्टिट्यूशन कोई नया विषय नहीं है। इस बात के पक्के प्रमाण हैं कि एलोपैथी को छोड़कर विभिन्न चिकित्सा पद्धतियां भी कॉन्स्टिट्यूशन को मानती हैं। आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं, और इसकी शुरुआत आयुर्वेद से करते हैं। आयुर्वेद में 3 कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लेख मिलता है: वात, पित्त और कफ। यूनानी में भी 3 कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र है, जिसे वह सोदा, सफरा और बलगम कहते हैं। इसी क्रम में होम्योपैथी में भी 3 कॉन्स्टिट्यूशन हैं: सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस। और अपनी इलेक्ट्रो होम्योपैथी से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं ही। महात्मा मैटी ने भी 3 कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लेख किया है, जिसे हम लिम्फेटिक, सैंग्विन और मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जानते हैं। इस टेबल के माध्यम से आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आइए जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। चिकित्सा विज्ञान में प्रयुक्त कॉन्स्टिट्यूशन का आधार किसी व्यक्ति की शारीरिक संरचना, निर्माण, भौतिक स्थिति, जीवनी शक्ति, स्वास्थ्य, शक्ति और रोग का निर्धारण करना है। इसका मतलब यह है कि जब हम पैदा होते हैं तो एक कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर पैदा होते हैं। वह कॉन्स्टिट्यूशन कमज़ोर या मजबूत हो सकता है और उसका हर सिस्टम उसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है, यहाँ तक कि उसमें होने वाले रोग भी। महात्मा मैटी ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी में रोगियों की चिकित्सा व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन और ऑर्गन के आधार पर की है। उनका मकसद यही था कि यदि कोई रोगी जो उनकी दवा खा रहा हो तो उसका रोग तो ठीक होगा ही, साथ ही साथ उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी मजबूत होगा। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चिकित्सा करते हैं तो शरीर का सारा सिस्टम रोग को ठीक करने में मदद कर रहा होता है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार महात्मा मैटी ने कॉन्स्टिट्यूशन पहचानने के चिन्ह और प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूशन में होने वाले रोगों का उल्लेख किया है। इस क्रम में सबसे पहले लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों को लिम्फ और उससे जुड़े ऑर्गन जैसे लसिका वाहिनियाँ, लसिका ग्रंथियों का बढ़ना, श्लैष्मिक झिल्ली की प्रदाह, बार बार सर्दी होना, ग्रंथियों का बढ़ना, फ्लू लाइक इलनेस, पाचन संबंधी विकार, नाक कान गले संबंधी रोग एवं त्वचा संबंधी विकार होने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा है सैंग्विन कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों में रक्त और रक्त संचारी अवयव संबंधी रोग होने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जैसे हृदय रोग, शिरा और धमनी के रोग। इसके अलावा प्रदाह, रक्त संचय, रक्तस्राव, सर दर्द, चक्कर आना, नक्सीर फूटना, कानों में सीटी बजना, शिरास्फीति, धमनियों का कड़ा पड़ना इत्यादि। और आगे मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन। चूँकि यह रस और रक्त दोनों का मिश्रित रूप है, इसलिए इसमें कोशिकाओं और ऊतकों के विकारों की संभावना सर्वाधिक होती है।
ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों में गंभीर विकार दिखाई देते हैं, जैसे नासूर, किसी अवयव में मवाद बनना, अर्बुद जिसे हम ट्यूमर के नाम से जानते हैं, कैंसर, कोशिकाओं या ऊतकों का क्षय इत्यादि। दोस्तों, ये तो थी तीनों कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी जिसका जिक्र महात्मा मैटी ने अपनी किताबों में किया है। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जिससे आप आसानी से किसी भी रोगी का कॉन्स्टिट्यूशन जान सकें, और साथ ही साथ मेरी ये कोशिश है कि आप सबको समझा सकूं कि महात्मा मैटी की कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी कितनी सच्ची है। मैं आयरिडोलॉजी के माध्यम से आपको कुछ बतलाना चाहता हूँ। हम सभी ने आयरिडोलॉजी पढ़ी है, भले ही कुछ लोगों के लिए यह सिर्फ पासिंग सब्जेक्ट रहा हो। हकीकत यह है कि जिन्होंने हमें आयरिडोलॉजी पढ़ाई वो खुद इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। बहुत ही जल्द मैं आयरिडोलॉजी पर एक वीडियो बनाऊंगा कि इसका इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में क्या रोल है, कब, क्यों और कैसे यह इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में शामिल हुई, आप कैसे इसे सीख सकते हैं, आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी इसके बारे में सब कुछ। तो सन 2011 की बात है जब डॉक्टर अजीत सिंह के अथक प्रयासों से लंदन के मशहूर आयरिडोलॉजिस्ट मिस्टर जॉन एंड्रूज का दिल्ली आना हुआ। वह हमें आयरिडोलॉजी पढ़ाने आए थे। देश के अलग अलग हिस्सों से कुल 40 लोगों को इसमें सीखने का मौका मिला। मेरा सौभाग्य था कि उनमें से एक मैं भी था। यह लगभग 7 दिन का रैपिड कोर्स था। पहले ही दिन जॉन एंड्रूज ने हमें बताया कि आयरिस के माध्यम से हम किसी का कॉन्स्टिट्यूशन जान सकते हैं, और आयरिडोलॉजी में भी 3 ही कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, लिम्फेटिक, सैंग्विन और मिक्स्ड, ठीक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की तरह। उन्होंने हमें बताया कि जिनकी आयरिस ब्लू होती है वो लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं, जिनकी आयरिस ग्रे होती है वह मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं, और इसी तरह जिनकी आयरिस ब्राउन कलर की होती है वह सैंग्विन कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं। उन्होंने हमें यूरोप के आंकड़े दिखाए। उन्होंने हमें बताया कि यूरोप में ब्लू आयरिस वालों की संख्या लगभग 68% है, ग्रे आयरिस वालों की संख्या 25% है, और ब्राउन आयरिस वालों की संख्या 7% है। यानी आयरिडोलॉजी के हिसाब से यूरोप में 68% लोग लिम्फेटिक, 25% लोग मिक्स्ड और 7% लोग सैंग्विन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। स्लाइड पे फोटो को देखिए, ये लिम्फेटिक टेम्परामेंट ब्लू आयरिस, दूसरी ब्राउन आयरिस है जो इंडिकेट करती है सैंग्विन कॉन्स्टिट्यूशन को, और इसी तरह तीसरी ये ग्रे आयरिस जो मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिकेट करती है। और जब उन्होंने हमें भारत के आंकड़े दिखाए तो हम चौंक गए। उनके मुताबिक भारत में 78% ब्राउन आयरिस यानी सैंग्विन कॉन्स्टिट्यूशन, 13% ग्रे आयरिस यानी मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन और 9% ब्लू आयरिस यानी लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के लोग हैं। आप भी चौंक गए ना? यही हमारे साथ हुआ था। आइए इन आंकड़ों के हिसाब से ये समझने की कोशिश करते हैं कि महात्मा मैटी की कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी कितनी सच्ची है। आप अच्छी तरह से जानते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और आयरिडोलॉजी दोनों का आविष्कार यूरोप में हुआ। दोनों में कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी लगभग एक ही समान है। शायद यही वजह रही होगी जिससे आयरिडोलॉजी को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में स्थान मिला होगा। अब आप गौर करिए, मैटी जी ने लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वालों के लिए स्क्रोफुलोसो ग्रुप बनाया और इसमें उन्होंने S1, S2, S3, S5, S6, S10, S11, S12, स्लास और L1 यानी कुल 10 दवाइयाँ बनाई।
जिसमें S1 के लिए उनकी किताबों में जिक्र है कि अकेले लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के 70% रोगों पर अपना प्रभाव रखती है। अब आप ये समझिए कि यूरोप के 68% लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों के लिए स्क्रोफलोसो ग्रुप की 10 दवाएं, ठीक इसी तरह कैंसरेसो ग्रुप में C1, C2, C3, C4, C5, C6, C10, C13, C15 और C17 कुल 10 दवाएं बनाई। यानी यूरोप के 25% मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कैंसरोसो ग्रुप में 10 दवाएं और एंजियाटिको ग्रुप में A1, A2, A3 सिर्फ 3 दवाएं बनाई। यानी यूरोप के 7% सैंग्विन कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों के लिए सिर्फ 3 दवाइयाँ। क्या समझे आप? एंजियाटिको में सिर्फ 3 दवा क्यों? क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से ये 3 दवाएं यूरोप के 7% सैंग्विन कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों को ठीक करने के लिए काफ़ी थी। क्या आपको अभी भी संदेह है? चलिए मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। मैटी जी के सबसे बड़े फॉलोवर थियोडोर क्रॉस, जिन्होंने कई ग्रुप में कॉम्बिनेशन रेमेडीज़ बनाई, जैसे स्क्रोफलोसो में S4, S7, S8, S9 और L2, कैंसरेसो ग्रुप में C7, C8, C9, C11, C12, C14, C16 आदि। इसी तरह वेनेरियो और पेटोरल ग्रुप में भी उन्होंने विस्तार किया, किंतु उन्होंने भी एंजियाटिको में कोई विस्तार नहीं किया, क्योंकि शायद वो भी इस बात को समझ गए थे कि यूरोप के 7% सैंग्विन कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों के लिए एंजियाटिको ग्रुप की 3 दवाएं काफ़ी हैं। दोस्तों, इन आंकड़ों से साबित होता है कि महात्मा मैटी की कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी एकदम सच्ची है और यह इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से पूरा न्याय करती है। यदि भविष्य की बात करें तो भारत में यदि अब किसी ग्रुप में विस्तार होना चाहिए तो वह निसंदेह ही एंजियाटिको ग्रुप होगा, क्योंकि आइडियोलॉजी के हिसाब से यहाँ सैंग्विन कॉन्स्टिट्यूशन के लोग सबसे ज़्यादा हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एक और शब्द टेम्परामेंट अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, किंतु टेम्परामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का मतलब अलग है। टेम्परामेंट व्यक्ति के शारीरिक लक्षणों का संयोजन है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व, स्वभाव एवं प्रकृति को दर्शाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में टेम्परामेंट रोग की प्रकृति को इंगित करता है, जैसे वात विकार या पित्त संबंधी रोग। अतः टेम्परामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का पर्याय नहीं है। इस वीडियो में आइडियोलॉजी के जो आंकड़े दिखाए हैं वो मेरी निजी राय है। मेरा मकसद इन आंकड़ों की मदद से आपको कॉन्स्टिट्यूशन की सच्चाई बताना था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। जल्द ही मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।